गलती हुई होगी, लेकिन ये बहन ने सही कहा कि भाई हम तो वो लोग हैं कि हमको हस्ताक्षर करने तक नहीं आते, लेकिन जिनको इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि वो जनता के साथ ठगी ना होने दें, वो क्या कानों में तेल डालकर सोए हुए थे? आज सरकार से लोग मांग ये कर रहे हैं, सरकार से ये नहीं मांग कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, सरकार से ये मांग ज्यादा कर रहे हैं कि जो हुआ, लेकिन कम से कम सरकार जागे और बैंकों में उस कंपनी का जहां भी पैसा पड़ा है और इस प्रदेश में और देश में जहां भी उनकी संपत्ति है, उस संपत्ति को अपने अधीन लेके और इन लोगों का पैसा वापस दिया जाए, ये मांग है। पद थोड़ा और पहाड़ बनाम मैदान कहां से हो गया? इस गणेश गोदियाल ने तो प्रेमचंद अग्रवाल जी से इस्तीफा मांगा और रितु खनुड़ी जी से ये मांग की है कि जिस प्रकार से उन्होंने रौद्र रूप दिखाकर लखपत बुटोला को डांटने का काम किया और प्रेमचंद अग्रवाल जी को संरक्षण करने का काम किया, उसके लिए उन्हें इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो रितु खनुड़ी जी तो भुवनचंद्र खनुड़ी जी की बेटी हैं, यहाँ कहां पहाड़ और मैदान हो गया? महेंद्र, गलती हुई होगी, लेकिन ये बहन ने सही कहा कि भाई हम तो वो लोग हैं कि हमको हस्ताक्षर करने तक नहीं आते, लेकिन जिनको इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि वो जनता के साथ ठगी ना होने दें, वो क्या कानों में तेल डालकर सोए हुए थे? आज सरकार से लोग मांग ये कर रहे हैं, सरकार से ये नहीं मांग कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, सरकार से ये मांग ज्यादा कर रहे हैं कि जो हुआ, लेकिन कम से कम सरकार जागे और बैंकों में उस कंपनी का जहां भी पैसा पड़ा है और इस प्रदेश में और देश में जहां भी उनकी संपत्ति है, उस संपत्ति को अपने अधीन लेके और इन लोगों का पैसा वापस दिया जाए, ये मांग है। होली के 2 दिन पहले एक दिन श्रीनगर के रास्ते अपने गांव जा रहा था पैठानी, मुझे रास्ते में कुछ बहनें मिली और उन्होंने कहा कि भाई जी हम ठगे गए। मैंने उस पूरे प्रकरण को देखा और मुझे लगा कि वास्तव में लोग ठगे गए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम श्रीनगर के रहने वाले हो बोलियो और श्रीनगर का ही सहकारिता मंत्री है, तो क्या तुमने कभी उनके पास ये खबर नहीं पहुंचाई कि भाई ये हमको ठगा गया है, इस मंत्रालय के अधीन एक रजिस्ट्रेशन किसी समिति ने करके हमको ठग दिया? तो उन्होंने कहा कि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए बात करने में। तो मैंने उनसे कहा कि परसों 13 तारीख को वो लोग होली खेलने के लिए श्रीनगर आ रहे हैं और होली खेलने के लिए श्रीनगर आ रहे हैं और मैं मतलब ये कैमरे के सामने बोल रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि कोई बदतमीजी मत करना, निवेदन करना जाके, क्योंकि अगर आपने पहले ही जाके बदतमीजी कर दी तो होता है फिर मानव स्वभाव होता है, अगला आदमी भी इरिटेट होगा, बोलेगा भाई मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें, लेकिन निवेदन करना जाके कि भाई हम ठगे गए हैं और हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है। ये सरकार इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती कि अगर कोई व्यक्ति ठगा गया है तो उस ठगे गए व्यक्ति को न्याय दिलाए, ठग को उसके अपराध के लिए सजा दे और जो ठगा गया है व्यक्ति उसको उससे वसूली करके उसका पैसा वापस दे, ये उसका कर्तव्य है सरकार का। इसलिए मैंने कहा कि जाना और निवेदन के साथ जाना। हमारी वो बहनें गई, उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उनको कोई भी इस प्रकार का आश्वासन कि भाई हम सत्ता में हैं, वोट के टाइम तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोट मोदी जी को ना, इन बोल ना कि वोट तुम्हारा मोदी जी को, और आज जब तुम पर भीड़ पड़ी तो तब कक्षी मोदी जी तब भी बोल रहा कि तुम चिंता नहीं कर भूलो, हम ये बात तो मोदी जी तक पहुंचा बोल देना, तब भी ये बात तो बोल रहा, सकारात्मक बात करना कि ये बात का मोदी जी तक पहुंचा और तुम चिंता नहीं करा, जब तक दिल्ली गदी पर मोदी जी बैठा छे ना, ये बोल रहा कि तब तक तुम तब तक कोई दिक्कत नहीं वाली, हम तुम दगड़ी न्याय करो ला। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने अपने फर्ज से विमुख हो गए, और जब फर्ज से विमुख हो गए तो मैं उत्तराखंड सरकार के उस कार्यालय में, जो कि मंडल मुख्यालय के नाम से यहां पर जाना जाता है, हालांकि ये मंडल मुख्यालय मोदी जी के कहने के पहले ही घाम ताप रहा है। मोदी जी तो पर बोले कि घाम तापो, पर मंडल मुख्यालय भाई कब घाम ताप हर घाम था
काम ताप बोले और जय दिन बटी बोल वह दिन बटी सड़क खाना नहीं लायक यो भी ठीक हुए दिन बटी अरे भाई मैं 4 दिन बटी काम ताप लोग सुनू छो मैं भैरव खास पहुंचू या 2 दिन वो काम ताप लो और जय दिन बटी भगवान मन खिल बोले कि काम ताप वो दिन बटी काम भी नहीं होना। प्रश्न ये है कि आज इस मंडल मुख्यालय की हालत ऐसी क्यों हो गई। आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक आयोग बनाया, पलायन आयोग, और उस पलायन आयोग का कार्यालय कहां खोला? पौड़ी खोला। और आज कक्चू आयोग वो भी देहरादून चल गया, वो पलायन आयोग भी पलायन कर गया। और कितनी हंसी की बात हुई है कि पलायन आयोग स्वयं पलायन कर गया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज आपका एक ज्ञापन, हमने एक ज्ञापन भी बना रखा है, और इस ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार जागे, सरकार नींद से जागे, सरकार अपने नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ इच्छा शक्ति को मजबूत करे कि हम उन अपराधियों को सजा देंगे और उन लुटेरों से हर जगह पर सरकार जो है दूसरे पर दोष मढ़ने का काम करती है। हर आदमी दूसरे पर दोष मढ़ने का काम करता है। इस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति से आप लोग अवगत हैं अच्छी तरह। अरे भाई, सदन में खड़े होकर एक मंत्री एक वर्ग को गाली दे रहा है। मंत्री को आभास होना चाहिए कि भाई मैं राज्य का मंत्री हूं और विधानसभा में खड़ा हूं, और विधानसभा में खड़ा होकर ऐसे कागजों को पटक कर ये काम हो जाएगा बाद में, पर पहले इस पर फैसला होना चाहिए कि ये राज्य फलाने पहाड़ियों के लिए बना हुआ है। मैं उस शब्द को यहां पर कहना नहीं चाहता, सबने सुना होगा। और उसके बाद ये कहना, कल रिजाइन के टाइम ये कहना कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड की विधानसभा से, उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खनूड़ी जी हैं। ऋतु खनूड़ी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि विधानसभा में दिया गया वक्तव्य अगर तोड़ मरोड़ कर पेश आया है बाहर, तो उसके लिए कौन दोषी है? क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्हें बताना चाहिए। अगर उन्हें ये पता है कि ये जो बाहर बयान आया ये तोड़ मरोड़ कर आया, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का वास्तविक बयान क्या था? हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो उनके वास्तविक बयान को प्रसिद्ध करें, बताएं ये था भाई वीडियो, और ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपके इस पाप को आप कुछ हद तक धो सकते थे कल भी, और वो इस रूप में धो सकते थे कि रोने के बजाय अपने पद के त्याग के लिए। मैं कहता कि मेरी अंतरात्मा ने यह गवाही दी है कि मैंने एक भूल कर दी है, और इस भूल का प्रायश्चित इस रूप में है कि मैं त्याग पत्र दूं। और मेरे साथियों, मेरा मन आपके लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं है, लेकिन ये दंड मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। हाय, वो हम भी बोलोगे कि तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, मतलब गलती हमारी चाहे भगाने गलती नहीं चाहे, अपनी गलती नहीं बताणु, आज भी बताणु ये अच्छे कि ये उनकी गलती चाहिए, ये नहीं चलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लड़ाई पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई है, लेकिन वास्तविक रूप में ये पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई नहीं है। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अगर वो किसी को गाली दे तो उसको दंड मिलना चाहिए। और दंड क्या होता है? जो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन का दंड होता है। छोटा आदमी तो छोट दंड वन, और बड़ा आदमी तो बड़ दंड वन। तो भाई तुम बड़ा आदमी तुम बड़ी गलती करें तो तुम तो बड़ दंड हो, तुम तो पद थोड़ा बड़ो। और पहाड़ बनाम मैदान कहां से हो गया? इस गणेश गोदियाल ने तो प्रेमचंद अग्रवाल जी से इस्तीफा मांगा और ऋतु खनूड़ी जी से ये मांग की है कि जिस प्रकार से उन्होंने रौद्र रूप दिखाकर लखपत बुटोला को डांटने का काम किया और प्रेमचंद अग्रवाल जी को संरक्षण करने का काम किया, उसके लिए उन्हें इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ऋतु खनूड़ी जी तो भुवनचंद्र खनूड़ी जी की बेटी हैं, यहां कहां पहाड़ मैदान हो गया? महेंद्र भट्ट, जिन्होंने कहा पहले कि खबरदार अगर कोई इसको सोशल मीडिया पे डालेगा तो हम जो है उसकी जांच कर देंगे, उसकी कार्रवाई कर देंगे उसके ऊपर। मैं मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि मुख्यमंत्री उस पर नजर रखें।
जिसने धमकाने का काम किया वो महेंद्र भट्ट कोई मैदानी है? हमने मांग की कि उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। हमने मांग की कि पुष्कर धामी जी को याचक बने हुए थे प्रेमचंद अग्रवाल जी के सामने सदन में याचना के रूप में कह रहे थे, तब जाके प्रेमचंद जी ने कहा, जब मुख्यमंत्री ने याचना की, मुख्यमंत्री जी के शब्द ये होने चाहिए थे कि कोई भी मंत्री हो, कोई हो, उत्तराखंड के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी और इन्हें पद से हटाया जाता है। हम ये उम्मीद करते थे धामी जी से, लेकिन जब वो याचक जैसे बने तो हमने कहा कि उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हमने उनको भी नहीं बख्शा। तो कहां से भाई पहाड़ बनाम मैदान हो गया? कल कुछ लोग बोल रहे थे देहरादून में बंद करेंगे, ऋषिकेश में बंद करोगे। अरे भाइयों, इसका हल देहरादून और ऋषिकेश में बंद करने से नहीं है। इसका हल इस रूप में है कि वो लोग भी जो देहरादून और ऋषिकेश में बंद करने की बात कह रहे हैं, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल हों कि भाई किसी के भी खिलाफ कोई गलत बात कहे तो उसका विरोध होना चाहिए, और कल उनके भी खिलाफ कोई गलत बात करे तो हम उसमें भी आगे आएंगे। ये पहाड़ और मैदान की बात कहां है? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आप सबके माध्यम से, हम जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, ये ज्ञापन यहां पर कोई है कि घाम इतना बड़ा सब है? एडीएम साहब रखे, एडीएम आ रखे। हाँ। तो कमिश्नर साहब नहीं है यहाँ? हाँ, सब वो भी घाम था बड़ा सर, डेढ़ में घाम लगे हो तो घाम था बना वाला। मैं इस धरने के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भाई बहुगुणा जी, अद्वैत जी ने मुझे दी कि इस समिति को केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने, सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। बिल्कुल भाई, सहकारिता में सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने, किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। क्या है भाई ये? प्रधानाचार्य जी ने बोला मैं प्रधानाचार्य नहीं रहता, और उस सूचना में इतनी गंभीर बातें हैं। अगले 15 दिन के अंदर हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उसकी और तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी। वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है। आपको उसमें कितना मिला, कितने फुट का पेट हो गया आपका? उसके बाद तमाम लोगों ने, आपके विधायकों ने आरोप लगाए कि आप जो है नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हो। उस पर भी आप जो है अपने आदतों से बाज नहीं आए। मेरे बहनों और मेरे भाई और मेरे उत्तराखंड के साथियों, 2020 में जब उत्तराखंड में कोविड भयंकर रूप से चल रहा था और किसी व्यक्ति को घर से बाहर स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, उसी समय 1000 पदों पर, सहकारिता के 1000 पदों पर भर्ती हुई और उस भर्ती की परीक्षा नोएडा में हुई। वो नोएडा में परीक्षा देने के लिए कैसे जाता उत्तराखंड का लड़का, जबकि स्कूटर निकालने की भी परमिशन नहीं थी? बताओ आप, कौन थे वो लोग जो उस परीक्षा में भर्ती हुए? ये इस तरह के मामले हैं जिनका निस्तारण सीबीआई के आधार पर, सीबीआई के स्तर से हो सकता है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि 4 फुट के व्यक्ति का कितना फुट का पेट है। तो इसलिए आज इस माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सहकारिता मंत्री की इस प्रकरण में भूमिका की जांच करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, और ये जो प्रभावित लोग हैं, हमारे जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों के साथ न्याय करे और इनका पैसा वापस लौटाए। अगर सरकार ने समयबद्ध तरीके से इन लोगों को कोई सांत्वना नहीं दी, ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे प्रकरण में कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकती, तो अभी ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। आगे का आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा। एक राजनीतिक दल के नाते हम इस बात को सरकार से पहले ही कहना चाहते हैं। और मेरी बहनों, मैंने आपको एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का ये फेसबुक के माध्यम से जितना हो सकता है उसको चलाना, कि उन लोगों में जो इस बात से प्रभावित हुए हैं
जिनके साथ ये ठगी हुई है, उनको मेरा ये निवेदन है कि वो लोग अपनी एकता बनाए रखें। तुम्हारे बीच में फूट डालने के लिए 50 बातें करेंगे, लेकिन आपको कुछ सहना भी है। अगर सहोगे, गढ़ में कहा बच्चे की सह लिया तो ले लिया, और सह लेना तो कम्फर्ट ले ले, तब मुश्किल चल। इस वजह से सब लोग अपने को एकजुट रखना और आपके बीच में आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इतना कहना चाहता हूं, आज का धरना और प्रदर्शन ये सांकेतिक है, और सांकेतिक इसलिए है, यहां पर करने का मतलब ये है कि हमको दो बातें कहनी है कि यहां कमिश्नरी में लोग पिछले कई सालों से घाम ताप रहे हैं। क्योंकि भाई जब एक कमिश्नरी का कमिश्नर ही नहीं होगा तो बाकी लोगों ने घाम ही तापना है। तो इसलिए ये आपको आगाह किया जाता है कि आप अपनी हाजिरी इस कमिश्नरी में देना सुनिश्चित करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा ये आंदोलन आपके खिलाफ अनवरत जारी रहेगा। हम यहाँ पर क्रमिक अनशन करेंगे। हम यहाँ पर तमाम तरह के लोकतांत्रिक तरीकों से जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आप यहाँ की जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। आप सबका जिंदाबाद।